प्रेस की स्वतंत्रता। भारत में प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए वर्ष 1951 में प्रेस एक्ट 1951 और वर्ष 1956 में संसद ने एक अलग प्रकाशन सामग्री अपेक्षित निवारण अधिनियम 1976 बनाया। उच्चतम न्यायालय ने प्रिंट प्रेस मैसूर केस में कहा कि भारत में प्रेस को भी मानहानि के नियमों में छूट नहीं है। फिर उच्चतम न्यायालय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघवाद में कहा कि स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बंद या हड़ताल आयोजित करने की स्वतंत्रता नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इन अपवादिक परिस्थितियों की कल्पना भी की जहां पर ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए यदि देश में आपातकाल की घोषणा युद्ध व आक्रमण के आधार पर होती है तो उपरोक्त अधिकार निलंबित हो जाएंगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति के अधिकारों और राष्ट्र की सुरक्षा में एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मीडिया की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता एक समान होगी, क्योंकि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता कहीं पर भी पृथक उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायपालिका के अनुसार वर्तमान में प्रेस का संगठित विकास होता है और प्रेस संचालन या व्यवसाय उद्योग बन चुका है। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता का आरोपी प्रतिबंधी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लागू नहीं हुए, यानी प्रेस पर जो प्रतिबंध लगेंगे वो व्यक्ति पर नहीं लगेंगे। इसलिए भारत में प्रेस को सेंसर करने का अधिकार है। भारत में प्रेस को अलग से कोई विशेष अधिकार प्राप्त न होने के कारण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वही मापदंड है जो सामान्य नागरिक के लिए हैं। प्रेस को कर के प्रावधानों से छूट नहीं है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र की सामान्य विधियां भी प्रेस पर लागू होंगी और अतिरिक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियम वाले कानून भी लागू होते हैं। परंतु नियम के निर्णय के अनुसार प्रेस को निम्नलिखित आधार पर अधिकार प्राप्त हैं। जैसे पहला अधिकार है कि प्रेस पर ऐसा कोई कानून नहीं लागू किया जा सकता जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करे। दूसरा, प्रेस पर अलग से कोई कर या दायित्व नहीं थोपा जा सकता। है सूचना का अधिकार। अभिव्यक्ति की आज़ादी व्यापकता प्रदान करने हेतु इंडियन एक्सप्रेस बाद में न्यायालय ने कहा, इंडियन एक्सप्रेस बात था तो उसमें न्यायालय ने कहा है कि नागरिकों को यह अधिकार है कि वह सरकार तथा सरकारी कार्यवाही से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करे। मतलब सरकार जो भी काम कर रही है सो उनके कार्यालय से जानकारी जनता प्राप्त कर सकती है। और कहा कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है, परंतु सूचना के अधिकार को सुरक्षित एवं लोकहित इत्यादि बंधनों के अधीन किया जा सकता है। मतलब सूचना को सीमित कर सकते हैं अगर लोकहित की बात है तो। लोकतांत्रिक मांगों को देखते हुए सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार विधेयक को पास किया तथा लोगों को सूचना मुहैया कराया जाना अनिवार्य कर दिया। इस हेतु एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया तथा प्रत्येक विभाग में सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रत्येक मतदाता को अपने उम्मीदवार को संपत्ति, आपराधिक मामलों पर तथा अन्य जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। तो मतलब उम्मीदवार जो है जो वोट डाल रहा है तो उसे अपने मतदाता की जो जिसे चुना है तो उसकी संपत्ति जानने, उसके अधिकार मामलों की सबकी जानकारी रखने का उसे अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 आया। इसमें क्या है, भारतीय संविधान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों पर अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान सूचना व तकनीकी युग में सूचना संसाधनों द्वारा व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक साधनों का विकास हुआ तो दूसरी ओर साइबर अपराध की घटना भी बढ़ रही हैं। इसीलिए इस अधिनियम की धारा 66A के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था।
जैसे पहले रखा गया था, लेकिन अब ये नियम नहीं है। जैसे कंप्यूटर द्वारा किसी संचार साधनों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आक्रामक संदेश भेजना, ऐसी सूचना जो आक्रामकता या नुकसान पहुंचाने वाली व्यक्ति की हो, ऐसी झूठी सूचना जो किसी व्यक्ति के लिए असुरक्षित, खतरा, अपमान, आपराधिक प्रताड़ना, घृणा वाली हो। तो उद्देश्य के लिए ऐसी कंप्यूटर के साधनों से प्रयोग करता हो, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश जो असुविधा, धोखा, गुमराह किया जाता हो, उसमें 3 वर्ष की सजा, जुर्माने का प्रावधान किया गया था। अब नहीं है, लेकिन ये सूचना ताकि तकनीकी अधिनियम की धारा 66 समाप्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा 66A को समाप्त किया, जिसके अंतर्गत प्रावधान था कि वेबसाइटों पर अपमानजनक सामग्री डालने पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधारभूत बनाते हुए न्यायमूर्ति चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति RF नरीमन की न्यायिक पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 66A को लोगों को जनता के अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, ऐसा कहते हुए उन्होंने अनावश्यक प्रतिबंध था ये, तो उसे बंद कर दिया गया। अब है शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण बिना हथियार सम्मेलन का अधिकार। सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत की भूमि के किसी भी भाग पर सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है, जो कि बिना हथियार के हो। यानी नागरिक जुलूस या प्रदर्शन, सभा भी कर सकते हैं। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने के अधिकार को भी सम्मिलित किया गया है, परंतु न्यायालय के अनुसार हड़ताल का अधिकार सम्मिलित नहीं है, मतलब उसमें हड़ताल नहीं कर सकते। 19B वाले में सभा कर सकते हैं, शांति से जुलूस निकाल सकते हैं। सामुदायिक संघ बनाम स्वतंत्रता, यानी समुदाय संघ बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। 19C यह अनुच्छेद समस्त भारतीय नागरिकों को सामुदायिक संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप हो जाएगी। यानी ये लोकतंत्र तो बना ही है, समूह और संगठन बना के, तो यदि ये नहीं होगा तो संसद के कार्य कैसे चलेंगे। तो समूह और राजनीतिक दल बना सकते हैं, जनता ही बना सकती है। इस अनुच्छेद के तहत दलों, मजदूर संगठनों, दबाव समूहों का निर्माण किया जाता है। संघ, समुदाय या संघ में राजनीतिक दल हैं, क्लब हैं, व्यापारिक संघ हैं, कंपनियां हैं। तो 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति का निर्माण भी समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता में शामिल हो गया, कि सहकारी समितियां भी बना सकते हैं। तो समूह बनाने, संघ बनाने का अधिकार 19C में है। अब है 19D अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। भारत में सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र में कहीं भी बिना रोक टोक भ्रमण करने का अधिकार है, तथा कोई राज्य अन्य राज्यों में निवास करने वाले व्यक्तियों को रोक नहीं सकता। अतः यह अनुच्छेद क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति के विरोध में संचार के रूप में है। पहला है कि आंतरिक भाग में संचार, दूसरा विदेश यात्रा। तो जो प्रथम वाला संचरण भाग है, संचार की रक्षा करता है, वह विदेश जाने के लिए जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है, क्योंकि उससे मतलब परमिशन लेनी होगी सरकार से उसके लिए अलग से। तो भारत की भूमि पर कहीं भी भ्रमण कर सकता है। निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। निवास करने कहीं पे और बस जाने की स्वतंत्रता है इसमें 19C में। किसी भारतीय को भारत के क्षेत्र के किसी भूभाग में निवास करने, बस जाने की आज़ादी, कहीं बसने के लिए अनुमति की उसे आवश्यकता नहीं है, और बिना रोक टोक यात्रा करने की आज़ादी है। तो 19E है। संपत्ति के अधिकार F। इसमें मूल रूप से संपत्ति अर्जित करने, व्यय करने का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। अब उसे मूल अधिकार नहीं रहा। अब इसको मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। 330A में है वृत्त आजीविका, वित्तीय उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार है। यानी पैसे कमाने का, को जीवन यापन के लिए किसी भी मतलब व्यवसाय करने का, कारोबार करने का अधिकार इसमें है।
19 में यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। इस अनुच्छेद में वित्त, आजीविका, व्यापार, कारोबार है। इसमें क्या है, वित्त का अभिप्राय आजीविका के संचालन के लिए वह कार्य है जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता हो। तो वित्त में आजीविका के लिए मतलब विशेषता आपकी होनी चाहिए, विशेषज्ञता। जबकि कारोबार लाभ के लिए किया जाता है। व्यापार वस्तु सेवाओं के लेन देन का नाम है। उपजीविका का एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी कार्य शामिल हो जाते हैं उपजीविका में। तो 19(1) है ये। अब इसमें भारत में वित्त और कारोबार करने की स्वतंत्रता है, यानी वित्त और अर्थ बता दिए। अब वित्त भारत में क्या है, तो वित्त करने की और कारोबार करने की स्वतंत्रता है, परंतु नशीले पदार्थों कारोबार करने की अनुमति नहीं है। जैसे बिहार सरकार ने हाल ही में शराब बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके विरोध में कई नागरिक दबाव है कि उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ है या उनकी वो छिन गई है, आय छिन गई है। हाल ही में फिर राज्य सरकारों द्वारा गाय के वध को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो वो भारत क्या है, मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, इसलिए गाय के वध को दंडनीय अपराध घोषित करने के लिए कुछ लोगों ने उन पर कारोबार करने के अधिकार या उनके अधिकारों का हनन बताया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि गायों की रक्षा आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए गायों के वध को प्रतिबंधित करना अवैधानिक है। मतलब आप मांस तो बेच सकते हैं, लेकिन गायों की हत्या इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वो दूध देने वाली पशु हैं, उनके और भी उपयोग हैं, इसलिए आर्थिक उपयोग हैं जिसके वो उसको उस जीव को नष्ट नहीं किया जाएगा और उसकी जान नहीं ली जाएगी। तार्किक प्रतिबंध। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इन प्रावधानों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत की एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध को बढ़ावा देने वाले कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है। ओहो मेरी वीडियो। तार्किक प्रतिबंध। संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इन प्रावधानों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत में एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अपमानना, मानहानि, अपराधों को बढ़ावा देना आदि कार्यों पर प्रतिबंध लगाए गए। स्वतंत्रता के अधिकार में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख है, जैसे उसमें 19(2) और 19(6) में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य को है, परंतु यह प्रतिबंध उचित तार्किक होना चाहिए, मनमानी या अतार्किक नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाता है, न कि स्वतंत्रता का विनाश करने के लिए। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने का कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि अलग अलग मामलों में पृथक पृथक रूप से विचार किया जाता है कि किस तरह से लगना चाहिए। यह प्रतिबंध इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक व्यवस्था का विघटन न किया जा सके और दूसरों के सम्मान, स्वतंत्रता पर हमला न हो, नहीं दूसरों के सम्मान पर और स्वतंत्रता पर हमला न हो। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2015 में श्रेया सिंह वाद में कहा है कि सरकार के द्वारा उचित तार्किक अधिनियम के अंतर्गत आरोपित प्रतिबंध अविवेकपूर्ण हैं और जिसे न्यायालय ने रद्द कर दिया और स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। ये फिर है अपराध के आरोपी व्यक्तियों के अधिकार। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के भाग में अपराध के बंदी व्यक्तियों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान है। यह अधिनियम भारतीय नागरिकों व विदेशी दोनों को प्राप्त है, अनुच्छेद 20 में है। इसके तहत सभी व्यक्तियों को 3 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें पहला है कि किसी व्यक्ति को उस समय की विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जाएगा और दंड की मात्रा अपराध से ज़्यादा नहीं होगी। फिर दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया है। एक ही बार, जैसे आर्थिक 2 बार नहीं किया जाएगा, आर्थिक और जेल की जो सजा है उसे 2 बार नहीं माना जाएगा।
एक ही बार माना जाए। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। फिर है भूतलक्षी विधि के संरक्षण, अनुच्छेद 20 ही है, 20 का 1। भूतलक्षी विधि से तात्पर्य ऐसी विधियों से जिसमें विधि तारीख से पहले लागू की जाती है, यानी विधि निर्माण हुई नहीं है और उससे तारीख से पहले लागू कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है। सिविल मामलों में हो सकता है पर अपराधी मामलों में नहीं है। जैसा कि संसद ने वर्ष 2013 में कोई विधि पास की है और 2005 में संपन्न कार्य विवादों हेतु लागू कर दिया गया। राज्य अपराध से संबंधित विधियों को भूतलक्षी प्रभाव वाला नहीं बताना चाहिए, मतलब जो आपराधिक मामलों उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपराधिक मामलों में निर्मित विधियां विधि निर्माण की तारीख के बाद ही लागू होंगी, जबकि सिविल मामलों में भूतलक्षी प्रभाव दे सकता है, यानी विधि का निर्माण नहीं हुआ फिर भी उसी विधि के अनुसार उसे दंडित किया जा सकता है। अर्थात संपत्ति विवादों जैसे सिविल कानूनों को पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है। अब है दूसरा 20(2) का दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का शब्द अमेरिका में वर्णित है, अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है, 2 बार नहीं। दोहरे दंड का आशय केवल न्यायालय द्वारा दिए गए दंड से है, प्रशासनिक दंड से नहीं। अतः किसी व्यक्ति पर न्यायालय और प्रशासनिक दोनों दंड दिए जा सकते हैं, तो यह दोहरे दंड का उदाहरण नहीं होगा। अपितु एक ही अपराध के लिए एक बार में अधिक दंड नहीं दिए जा सकते, मतलब एक बार में 2 न्यायालय दंड नहीं होंगे, एक न्यायालयिक दंड, एक प्रशासनिक दंड हो सकता है। अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण 20(3) कहता है, अनुच्छेद 20(3) में है कि इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को अपराध के मामले स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अपराध कबूलने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, परंतु व्यक्ति की स्वेच्छा अपने विरुद्ध गवाही दे सकता है, मतलब अपने विरुद्ध खुद से अगर चाहे तो बता सकता है कि हाँ मैंने किया है। लेकिन ऐसे अभिव्यक्ति के विरुद्ध पाए गए शारीरिक निशान चिकित्सा परीक्षण को उसके विरुद्ध साक्ष्य माना जाएगा। लेकिन उसके यदि शरीर पर ज़्यादा गंभीर निशान है तो फिर हो सकता है कि उसने अपने विरुद्ध गवाही दी हो। अतः एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी व्यक्ति तब तक निरपराधी है जब तक न्यायपालिका दंडित ना कर दिया जाए। हाल ही में न्यायालय ने इस अनुच्छेद में नई व्याख्या दी। अब किसी भी व्यक्ति को अपराध परीक्षण हेतु नार्को पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, फिंगरप्रिंटिंग जैसी मापनों को अपनाने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन विधियों से व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, जिससे जबरदस्ती गवाही दिलवाना माना जाएगा। परंतु न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि फिंगरप्रिंट और लिखावट को व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य माना जाएगा। तो फिंगरप्रिंटिंग और लिखावट को मान सकते हैं उसके विरुद्ध साक्ष्य, यदि वो खुद लिख कर देता है तो। फिर है जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 21 के तहत प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाए, यानी उसके जो जीवन है उसको वंचित करने का अधिकार सिर्फ विधि के अनुसार ही है। अतः इसका सामान्यतः अर्थ यह है कि कार्यपालिका सरकार किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करेगी जब वह देश की विधि का उल्लंघन किया हो। तो इसमें जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में अंतर है, यानी जीवन के अधिकार में व्यक्ति शरीर एवं उसके अंगों की सुरक्षा है। दैहिक स्वतंत्रता में मनमानी हिरासत में रखने के विरुद्ध स्वतंत्रता है कि मनमानी हिरासत में नहीं रखेंगे आप उसे। जीवन में शरीर पर हमले अथवा बलात्कार के विरुद्ध स्वतंत्रता है। इसमें निजता, निजी जीवन में कपड़े, निवास के चयन की स्वतंत्रता है। इसमें प्रताड़ना से मुक्ति है और इसमें आवागमन की स्वतंत्रता है। फिर आजीविका, शिक्षा और शुद्ध पर्यावरण की स्वतंत्रता है जीवन के अधिकार में। और दैहिक स्वतंत्रता में निगरानी, नियंत्रण के विरुद्ध स्वतंत्रता है कि आप किसी की निगरानी में नहीं रहेंगे, दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें मामला हुआ गोपालनवाद।
तो न्यायपालिका के अनुसार जीवन के अधिकार का अभिप्राय व्यक्ति को प्रताड़ित करना नहीं बल्कि व्यक्ति को कैद में रखने के विरुद्ध स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए जीवन के अधिकार का संकीर्ण अर्थ माना जाता है, यानी व्यक्ति को कैद में नहीं रखने के विरुद्ध स्वतंत्रता है। इसके अनुसार विधायिका विधि बनाकर जीवन के अधिकार अथवा दैहिक स्वतंत्रता समाप्त कर सकती है, यानी किसी विधि के द्वारा। न्यायपालिका का कार्य केवल यह देखना है कि किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना तो दंडित नहीं किया गया है। विधि उचित है अनुचित है ये न्यायालय के विचार का विषय नहीं है। न्यायपालिका तो यहाँ ऐसी बात कर रही है। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में वर्णित अधिकारों की व्याख्या की और गोपालनवाद में न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यदि विधि द्वारा स्थापित तथ्य के अनुसार किसी की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है तो न्यायालय को यह शक्ति नहीं है कि वह संसद की विधि को अधिमान्य घोषित कर दे, यानी संसद की विधि को ना माने, ऐसी उसमें शक्ति नहीं है। अर्थात जीवन का अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध नहीं। लेकिन जीवन का जो अधिकार है वो कार्यपालिका के विरुद्ध है, विधायिका के नहीं। जब विधि कानून द्वारा जीवन के अधिकार को समाप्त कर, यानी किसी विधि के द्वारा कि कोई भी विधि हो, विधि सही हो या गलत हो इससे मतलब नहीं, विधि के अनुसार यदि अधिकार समाप्त कर दें तो न्यायालय संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता, न्यायपालिका कह रही है। गोपालवाद में न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से माना कि उसका कार्य देखना है कि विधि के अभाव में तो जीवन का हनन नहीं हुआ है, यानी जीवन के अधिकार को नहीं छीना गया है, बस यही देखना है। न्यायालय ने स्वतंत्रता के अधिकार 19 और अनुच्छेद 21 को अलग अलग माना है। इसमें जीवन के अधिकार में जीवन और दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि 19 में विशिष्ट प्रकार की स्वतंत्रता है, यानी 19 में तो बहुत प्रकार की स्वतंत्रता बताई है जिसमें दोनों, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग है। जीवन के अधिकार की इस प्रकार की व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा आपातकाल के दौरान की गई थी और अतः न्यायालय ने कहा कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ नहीं थी। फिर हैबियस कॉर्पस वर्ष 1976 में न्यायपालिका ने आपातकाल में व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करने अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि न्यायपालिका के अनुसार विधायिका को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। अतः न्यायपालिका ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया है। तो विधायिका को विधि निर्माण का है तो उसने न्यायपालिका ने विधि का पालन किया है, वो बोल रही है। लेकिन मेनका गांधीवाद 1978 आया, तब संविधान में यह उल्लेखित है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा सकता है। परंतु मेनकावाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को परिवर्तित करके विधि की उचित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया, यानी विधि उचित होनी चाहिए, ये बताया गया मेनका गांधीवाद में। न्यायपालिका ने इस बाद में विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना का प्रयोग किया। इस बाद में न्यायपालिका ने विधि की उचित प्रक्रिया का प्रतिपादन किया जो अमेरिकी विधि में वर्णित है। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका ने यहाँ विधि के औचित्य का परीक्षण किया कि विधि सही होनी चाहिए, यानी 7 न्यायाधीशों की बेंच ने पहले गोपालवाद के निर्णय को परिवर्तित करते हुए कहा कि विधायिका को विधि के निर्माण का अधिकार है, परंतु विधायिका द्वारा निर्मित विधि तार्किक और औचित्यपूर्ण होनी चाहिए, न कि मनमानी और भेदभावपूर्ण। अतः जीवन के अधिकार कार्यपालिका के अलावा विधायिका के विरुद्ध भी पाए जाते हैं। तो जो अधिकार हैं वो कार्यपालिका के विरुद्ध पाए जाते हैं, लेकिन जीवन का अधिकार विधायिका के विरुद्ध भी है। यदि विधायिका किसी अतार्किक विधि द्वारा जीवन के अधिकार को छीनने का प्रयास करे तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। इसलिए विधायिका को विधि निर्माण का अधिकार है, परंतु विधि उचित होनी चाहिए, तथा न्यायालय ने इस बाद में प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में जीवन के अधिकार को उत्तरदायी व्याख्या की। जीवन के अधिकार का अर्थ केवल प्रताड़ना का अभाव नहीं है, बल्कि गरिमामय जीवन यापन है। इसीलिए जीवन के अभिप्राय में स्वतंत्रता, भोजन, शिक्षा का अधिकार शामिल है। जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल किया गया। न्यायपालिका के अनुसार जीवन ऐसे अधिकार का मात्र नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव रूप से वंचित किया गया, यानी उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना, बोलने की स्वतंत्रता ना हो, उसके जीवन कोई खास महत्व ना हो, तो गरिमामय जीवन का अधिकार है उसे। तो
पशुवत जीवन का नहीं। गोपाल बाद में दिए गए निर्णय को पलटते हुए न्यायपालिका ने कहा कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 एवं स्वतंत्रता का अधिकार 19 अंतर संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए जीवन के अधिकार में विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार और स्वाभाविक रूप से सम्मिलित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया में क्या अंतर है? तो यह विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है यह संविधान में उल्लेखित है, जबकि न्यायपालिका द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है कि उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। न्यायपालिका का यह सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया संसदीय विधि द्वारा निर्धारित है। इसमें विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित और तार्किक होनी चाहिए। न्यायपालिका के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जीवन का अधिकार छीना जा सकता है। इसमें है कि प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए। फिर विधि में उल्लेखित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए दंडित नहीं किया जा सकता, अतः संसद की शक्ति प्राथमिकता होती है। विधि की उचित विधि का उल्लेख ही इसमें है और न्यायालय को प्राथमिकता दी, संसद की शक्ति को प्राथमिकता दी गई है। इसमें प्रक्रिया होना मात्र पर्याप्त नहीं है, अपितु उचित और सम्यक होनी चाहिए। इससे न्यायालय की शक्ति की वृद्धि हुई है। न्यायालय ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया और बताया। है जीवन के अधिकार की गतिशीलता। वर्ष 1980 के दशक में जनहित याचिका के प्रचलन के बाद न्यायालय ने अपने जीवन के अधिकारों की व्याख्या अत्यधिक विस्तृत रूप से कर दी। इसलिए यह मान्यता परिवर्तित हो गई कि भारत में मौलिक अधिकार केवल भाग 3 में वर्णित हैं। अनुच्छेदों के भाग 3 के अनुच्छेदों में ही वर्णित है, अतः नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित प्रावधान भी अधिकार ही है। न्यायपालिका ने समूचे संविधान के प्रावधान में एक अंग एकता देखी, जिसके अनुसार जीवन के अधिकार की व्याख्या करते समय निर्देशक तत्वों में वर्णित प्रावधानों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। न्यायपालिका का कि अधिकारों के साथ निश्चित तत्वों में वर्णित प्रावधान को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति को निर्धारित मूल्य से कम मजदूरी देना भी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, जबकि यह प्रावधान शोषण के विरुद्ध अधिकार में निहित नहीं है। न्यायपालिका के अनुसार निम्नलिखित बातें जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है। बहुत सारी अधिकार बता दिए गए हैं जो जीवन के अधिकार में हैं। शिक्षा का अधिकार।